हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश को। इससे पिछली वाली क्लास में आपने देखा हमने खिलजी वंश को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें उसका समय था, जो खिलजी वंश का समय था वो था 1290 से 1320 तक। और 1320 में जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, मुबारक खिलजी, उसकी हत्या हो जाती है और यहाँ से नया वंश स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश कहते हैं। और उसका समय कितना है? 1320 से 1398 तक का समय। ठीक है, काफ़ी लंबा समय तुगलक वंश का रहा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो तुगलक वंश है वह जो इस वंश की जो शुरुआत करता है वो अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनाध्यक्ष होता है, तुगलक गाजी या गाजी मलिक भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो इसको शुरू करता है, इस वंश को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठता है? ठीक है, यानी कि जो खुसरो खां कौन था जिसने मुबारक खिलजी की हत्या की थी 1320 में, और उस खुसरो खां को कौन हराता है? गाजी मलिक हराता है, तुगलक गाजी भी जिसे कहते हैं। तो खुसरो खां को यहाँ पर हरा देता है गाजी मलिक और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, और यहाँ से तुगलक वंश की शुरुआत होती है। अब ये जो गाजी मलिक है, तो इसने जब वो गद्दी पर बैठता है तो वो किस नाम से बैठता है? अपना नाम वो चेंज कर देता है और अपना नाम रख देता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम चेंज होता है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वो जाना जाता है। फिर है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? ठीक है, जो मंगोलों का आक्रमण जो हो रहा था दिल्ली पर बार बार, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उस आक्रमण को 29 बार फेल किया, मतलब उनको पराजित किया, मंगोलों को 29 बार पराजित किया। फिर अलाउद्दीन के समय में ली गई अमीरों की भूमि को पुनः किस शासक ने लौटा दिया? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अमीरों की जो भूमि थी उसको कब्जे में ले लिया था, उसको जो खालसा भूमि थी उसको मतलब सरकारी भूमि में उसको बदल दिया था। जो भी खालसा भूमि होगी वो क्या होगी? सरकारी भूमि के अंतर्गत आएगी, ये अलाउद्दीन ने ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पर आकर के गयासुद्दीन तुगलक ने, जो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? अमीरों की जो भूमि थी उसको लौटा देता है वापस सभी अमीरों को। फिर है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला जो शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये बहुत सारी नहरों का निर्माण करता है। ठीक है, लगभग 300 नहरों का निर्माण करता है। आगे इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप कौन सा नगर स्थापित किया? तो तुगलकाबाद। ठीक है, अपने नाम से ही एक नया शहर बसाया जिसका नाम रखा तुगलकाबाद। फिर तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो 56 कोट कहा जाता है इस दुर्ग को। फिर है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब होती है? तो 1325 में जाकर के जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से नया राजा जो है वो इस शासन को संभालता है। फिर है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठता है? तो यहाँ से बैठता है जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है। यहाँ पे देखिए सारे जो राजा हैं वो क्या करें, अपने नाम को चेंज कर रहे हैं। तो जूना खां अपना नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक कर देता है यहाँ पे, और इस नाम से यहाँ से जो अपना शासन है वो शुरू करता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आएगा, सभी मध्यकालीन सुल्तानों में कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? ठीक है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है और जो मध्यकालीन इतिहास के समय के जो सुल्तान रहे भारत में, तो उनमें से सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो शिक्षित रहा, विद्वान रहा और योग्य व्यक्ति रहा, तो वो कौन रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, तो ये रहा। फिर है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और कृत्यों के कारण किन अन्य नामों से जाना जाता है? ठीक है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक हुआ था अब तक का, तो इस वजह से वो सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, मुझे सब कुछ पता है, हर चीज़ के बारे में पता है। तो वो अजीब अजीब सी योजनाएं बनाता रहता था और जो कि सफल भी नहीं होती थी। और ऐसी सनक भरी योजनाओं को बनाने के लिए उसको अनेक नामों से पुकार देते थे। ठीक है, यानी कि स्वप्नशील उसको कहते थे, पागल कहते थे, रक्त पिपासु, इस तरीके के नामों को उसको पुकारा जाता था, ये उसके नाम रखे गए थे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। फिर आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो अमीर ए कोही। ठीक है, अमीर ए कोही भी कहते हैं, दीवान ए कोही भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग को और भी अच्छा बनाने के लिए, मतलब कृषि को विकास करने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम रखा अमीर ए कोही या दीवान ए कोही। ठीक है, ये नाम रखे थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो पहले तो दिल्ली में बनाई हुई थी राजधानी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी, जो तुगलक वंश की राजधानी थी दिल्ली से उसको हटा करके देवगिरी में कर दी थी। ठीक है, फिर आएगा इसमें आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का
भी नाम चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या नाम रखा था, दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद नाम रख दिया था देवगिरी का। फिर यहाँ पे देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक किस धातु के सिक्के चलवाता था, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया, शुरुआत की, बनाई सांकेतिक मुद्रा, वो किससे बनाई थी, पीतल और तांबा से, ठीक है, पीतल और तांबे से बनाए थे, जो कि पहले चांदी के सिक्के जो चल रहे थे भारत में, अब उनको कन्वर्ट करके पीतल और तांबा के रूप में उनको बनाया था, ठीक है। और जो ये पीतल और तांबे के सिक्के थे, इन सिक्कों का जो मूल्य था वो किसके बराबर था, चांदी के रुपये टका के बराबर, ठीक है। क्योंकि जो चांदी था वो उसको लगा कि काफ़ी महंगा हो गया है, तो इस वजह से उसने जो मुद्रा थी उसको चेंज कर दिया था, ठीक है, पीतल और तांबे में उसको बदल दिया था। तो यहाँ पर चांदी के रुपये टका के बराबर ही उस पीतल और तांबे के जो सिक्के थे उसकी वैल्यू भी उतनी ही थी, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी जो यात्री था इब्न बतूता वो भारत में कब आया, तो ये 1334 में आया, ठीक है, 1334, जबकि तुगलक वंश का शासन था भारत में इस समय। जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता वो भारत में आया था। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, सुल्तान ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया, तो दिल्ली का काजी बना दिया था इब्न बतूता को। फिर अगला क्वेश्चन इसमें, 1342 में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा, ठीक है। तो 1332 में कब आता है, 1332 में आता, 1334 में आता है, और 1342 में जाकर के सुल्तान इब्न बतूता को अपना राजदूत बना करके चीन में भेजता है। कहाँ भेजता है, चीन में भेजता है। फिर है, इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की घटनाओं को लिखा। उस पुस्तक का नाम है रहीला, ठीक है, रहीला उस पुस्तक का नाम है। फिर आएगा अगला क्वेश्चन इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो 1351 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो किसका शिष्य था, यानी कि गुरु कौन था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो शेख अलाउद्दीन, ठीक है, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसमें दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालराक मसूद गाजी के मकबरे में गया, तो ये भी महमूद बिन तुगलक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को ये पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो भी है तो वहाँ गया, और बहराइच में सालराक मसूद गाजी के मकबरे में, इन दो मकबरों में वो गया था, ठीक है। तो ये कौन गया था, दिल्ली का प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक गया था। फिर अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, किस तुगलक शासक के काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की, ठीक है। तो आगे हम इसमें विजयनगर साम्राज्य को भी डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो तब देखेंगे कि जो हरिहर एवं बुक्का जो दो व्यक्ति थे उन्होंने एक अलग से मतलब स्थापना की थी एक राज्य की, उसका नाम था विजयनगर, ठीक है। तो इसकी स्थापना उन्होंने 1336 में कर ली थी, जबकि किसका शासन था भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि तुगलक वंश का शासन था। तो इनके शासनकाल में ही इस नगर की स्थापना हुई थी, विजयनगर की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र के अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो ये यहाँ पर बहमनी राज्य की स्थापना भी 1347 में किसने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। फिर है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो फिरोज तुगलक बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, कब बैठता है, 1351 ईस्वी में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी, तो कासिम अमीर उल मोमिन, ठीक है, कासिम अमीर उल मोमिन का खलीफा ने फिरोज तुगलक को। फिर इसमें अगला क्वेश्चन, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में कौन से 4 कर वसूल करने का आदेश दिया, ठीक है। तो राजस्व व्यवस्था में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, 4 करों को वसूल करने का आदेश दिया था। वो कर कौन कौन से, खराज जिसको कि लगान कहते हैं, खुमस यानी कि युद्ध में लूट का माल जो होता है उस पर भी कर लगाने की बात की थी, जजिया कर जो पहले से लगा हुआ था, और जकात, ठीक है। तो ये 4 करों को मतलब उसने वसूलने का आदेश दिया था, किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यहाँ तुगलक वंश को चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऐसे करों को उसने चलाया था, ठीक है, खराज, खुम्स, जजिया और जकात को, ठीक है। फिर है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर, इससे पहले आपने देखा होगा खिलजी वंश तक ब्राह्मणों पर कोई भी जजिया कर नहीं लागू होता था, यानी कि वो टैक्स फ्री थे, उन पर कोई भी कर नहीं था, ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर और विकलांगों पर, ठीक है। तो इस तरीके से
5 जो अलग अलग मतलब वर्ग के जो लोग थे उन पर ये कर नहीं लागू होता था, लेकिन यहाँ से फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इस कर को लागू कर देता है किस पे, ब्राह्मणों पे। ठीक है, जजिया कर लागू कर देता है ब्राह्मणों पे। फिर है फिरोज तुगलक द्वारा लगाई गई सिंचाई कर क्या दर थी, तो यहाँ पर सिंचाई कर लगाया गया तो उसका जो दर थी वो थी उपज का 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग कर के रूप में लेता था। फिर है फिरोज शाह ने कितने नहरों का निर्माण किया, तो ये देखिए हमने आगे भी डिस्कस किया कि 300 लगभग नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो मतलब इस शासनकाल के समय में 300 नहरें बनाई गई थी जो कि फिरोज शाह तुगलक ने भी बनाई थी। फिर है किसके शासनकाल में खिरजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, खिरजाबाद एवं मेरठ से 2 जो अशोक के स्तंभ थे, 2 अशोक के स्तंभ, तो उनको दिल्ली में स्थापित कर दिया था खिजराबाद एवं मेरठ से ला करके। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिर फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की, तो ये दीवान खैरात। ठीक है, महिलाओं के लिए, विधवाओं और लड़कियों के लिए, मतलब मेन रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए ये सहायता के लिए उन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको दीवान खैरात के रूप में कहा गया। ठीक है, इस विभाग का नाम था दीवान खैरात। फिर सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किस शासक के समय में थी, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दासों की संख्या थी। ठीक है, फिर दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की, दीवान बंदगान। ठीक है, जिसमें कि दासों की भी देखभाल होती थी। ठीक है, फिर सैन्य पदों को वंशानुगत करने मतलब किस शासक ने किया था, तो ये फिरोज तुगलक ने किया था कि सैन्य में जो मतलब सेना में जो भर्ती होंगी वो क्या होंगे, वंशानुगत रूप से होंगे, यानी कि पिता के बाद पुत्र उस सेना में भर्ती होगा। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दिया था सेना में भर्ती के जो पद थे उसको। फिर फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना किस नाम से की, तो फतुहात फिरोज शाही, ये नाम से उसने अपनी आत्मकथा की रचना की थी। फिर जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीक को किस शासक ने अपना संरक्षण प्रदान किया, तो ये फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज को। ठीक है, तो इसको किसने शरण दी थी, फिरोज तुगलक ने दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जो लूटे हुए ग्रंथ थे उन ग्रंथों को किस भाषा में अनुवाद किया था, तो उन ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि ज्वालामुखी मंदिर से उसको लूटा गया था। ठीक है, फिर इन ग्रंथों को अनुवाद किस विद्वान ने किया, तो जो फारसी में इन ग्रंथों को अनुवाद किया था तो ये किसने किया था, कौन सा वो विद्वान था, तो वो उसका नाम था अपाउद्दीन ने दलाइते फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, अपाउद्दीन ने किया था और उसको फारसी में जब बदल दिया या अनुवाद कर दिया तो उसको दलाइते फिरोज शाही नाम से उन ग्रंथों को जाने लगा। फिर है इसमें अगला क्वेश्चन, फिरोज के समय के चांदी और तांबे के जो मिश्रण से निर्मित सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो इनको अद्धा एवं विख कहा जाता था, अद्धा एवं विख उनको कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 1388 ईस्वी में। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है। फिर फिरोज तुगलक के शासनकाल में निर्मित खान जहां तेलांगनी के मकबरे की तुलना किससे की जाती है, तो जो फिरोज तुगलक के समय का जो मकबरा है खान जहां, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं यरूशलेम में निर्मित जो उमर का मस्जिद है उससे इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, अब आगे है, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग। ठीक है, अपने ही नाम से फिरोज शाह दुर्ग उसको कहा जाता है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग, जो कि दिल्ली में है अभी। फिर है तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो अंतिम शासक रहा तुगलक वंश का। फिर है तैमूर ने दिल्ली पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो 1398 ईस्वी में किया था तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण। फिर आएगा इसमें तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। ठीक है, जब तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था दिल्ली में, तो उस समय दिल्ली का शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के 1398 में क्या होता है, तैमूर आक्रमण कर लेता है दिल्ली में और यहाँ से तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और फिर नया वंश शुरू होता है। ठीक है, नया वंश का शासन यहाँ से शुरू होता है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो होता है सैयद वंश। ठीक है, जो नेक्स्ट वंश यहाँ से चलता है दिल्ली सल्तनत पर। तो आज की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो वीडियो को नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।